नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर थर्ड। और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा प्रेमचंद जी के बारे में। तो इस लेक्चर में प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएँ, जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, वो सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो को आगे करें इससे पहले आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि आजकल मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। कुछ टाइम पहले से भी था, लेकिन अभी आगे मेंस के एग्ज़ाम हैं तो इस वजह से काफ़ी व्यस्तता है। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, तो मैं आपको लगभग 3-4 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। डेली तो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन 3-4 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। और जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, पहले तो कोशिश करूँगा कि जो हिंदी रचनाओं की जो ये सीरीज़ है इसको ख़त्म करूँ। जितने भी इसके राइटर हैं, करीबन 27-28 राइटर हैं हमारे पास, राइटर या पोइट, लेखक या कवि, जो हिंदी के यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में है। लेकिन ये सब निर्भर करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे। आप लोगों को अगर ये चीज़ कंटिन्यू चाहिए, ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने जो विचार हैं उनको ज़रूर बताइए कि वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम वीडियो में प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे। उनको हम स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद जैसे ये बेसिक सी चीज़ें ख़त्म होती है उसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनकी कहानी है, जो इनके उपन्यास हैं, जो इनके नाटक हैं, तो वो मैं आपको स्टोरी या फिर ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूँ। तो चलो पहले इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेमचंद जी का क्या जन्म। तो प्रेमचंद जी का जन्म होता है 1880 में, वाराणसी में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ होता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कब होता है, 1880 में। तो प्रेमचंद जी का जन्म होता है 1880 में वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ होता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1880 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1936 में। तो अब जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनका मूल नाम। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था धनपत राय। जो प्रेमचंद इनको बोलते हैं हम, जो प्रेमचंद बहुत फेमस नाम है इनका, वो इनका मूल नेम नहीं था, बल्कि वो इनको किसी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था इसको हम आगे देखते हैं। अब मूल नाम तो हो गया इनका धनपत राय। अब इनके काफ़ी ज़्यादा उपनाम है, ठीक है। तो मूल नाम तो वो मान सकते हो आप, जो बचपन का नाम होता है। और उपनाम क्या होते हैं? जो हमारा काम हमें दिलाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है उनका उपनाम क्या है? वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि उनके काम ने उनको ये नाम दिलाया है। और मूल नाम कौन होता है? जो बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं। तो जो ये प्रेमचंद जी हैं इनका मूल नाम क्या हो गया? मूल नाम तो हो गया धनपत राय। अब इनके कुछ उपनाम हैं। तो अब इनके जो उपनाम है उनमें सबसे पहले आता है भारत का मैक्सिम गोर्की। तो प्रश्न आएगा कि भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहते हैं? तो भारत का मैक्सिम गोर्की कहते हैं प्रेमचंद को। इसके अलावा इनको बोलते हैं उपन्यास सम्राट। ये आप सब लोगों को पता होगा कि कहानी सम्राट भी इनका ही उपनाम है, उपन्यास सम्राट भी। और इसके अलावा दो और उपनाम है इनके, एक है कलम का सिपाही और एक है कलम का मजदूर। तो कलम से रिलेटेड जो भी आएगा, कलम का सिपाही बोलो चाहे कलम का मजदूर बोलो, तो ये किसके उपनाम है? मुंशी प्रेमचंद के। तो ये जो उपनाम है ये इतने ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इनको इजीली याद कर लोगे, बस एक दो बार देख लेना। भारत का मैक्सिम गोर्की, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर। अब जो बात मैंने अभी आपको बोला था कि इनको जो प्रेमचंद नाम है वो किसने दिया था, तो जो इनको प्रेमचंद नाम है वो दिया था दया नारायण निगम ने। तो इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया था? ये दिया था दया नारायण निगम जी ने। इनका एक अधूरा उपन्यास है, तो जो इनका अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंगलसूत्र। और जो ये मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इस अगर अधूरा उपन्यास है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अधूरा रहेगा, उसको पूरा किसने किया? प्रश्न आएगा कि अगर प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, उसको पूरा किसने किया? तो ये किया अमृत राय ने। और जो ये अमृत राय हैं ये कौन है? ये प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। अब इसके बाद प्रेमचंद ने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया या कुछ पत्रिकाएं निकाली हैं।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ना कभी कभी पत्रिकाएं भी पूछ लेता है वो डायरेक्ट, तो आपको इन पत्रिकाओं को दिमाग में रखते हुए जाना है, इनको याद करना है। तो एक पत्रिका है माधुरी, ठीक है, माधुरी किसकी पत्रिका हो जाएगी? प्रेमचंद की। उसके बाद एक है मर्यादा, फिर एक है हंस और एक है जमाना। तो जो ये जमाना पत्रिका है ये इनकी उर्दू की पत्रिकाएं हैं, बाकी सारी ये पत्रिका हिंदी में लिखी मतलब हिंदी भाषा की है। तो इसमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हंस पत्रिका है, इसको हमेशा दिमाग में रखना कि हंस पत्रिका किसकी है? ये है प्रेमचंद की, या फिर प्रेमचंद जी ने इसको संपादन किया था इसका। अब इसके बाद आता है इनकी अंतिम कहानी। तो प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है वो है कफन। पहली कहानी कौन थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वैसे इनकी उर्दू वाली जो पहली कहानी थी वो अलग थी और हिंदी में इन्होंने अलग लिखी थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है इनकी अंतिम कहानी। तो ये कौन है? ये है कफन। कैसे याद कर सकते हो आप? कोई भी आदमी जब मरता है ना तो अंतिम टाइम पे उसको क्या होता है? एक कफन की ज़रूरत पड़ती है। तो अंतिम समय में पड़ती है ना कफन की ज़रूरत, तो अंतिम कहानी से आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है प्रेमचंद की दो जीवनी है, ठीक है, इनकी जीवनी इन्होंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, लेकिन वो इनके ऊपर है। तो प्रेमचंद की दो जो जीवनी है वो कौन है? वो कुछ नहीं है, जो इनको उपनाम दिए थे ना वही इनकी जीवनी है। तो एक है कलम का सिपाही और एक है कलम का मजदूर। तो ये दोनों प्रेमचंद जी की जीवनी है। और ये जो कलम का सिपाही है ये इनके बेटे अमृत राय ने लिखी है, और जो ये कलम का मजदूर है ये लिखी है मदन गोपाल जी ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कलम के सिपाही जो है, कलम का सिपाही, वो उपनाम किसने दिया है इनको? ये दिया इनके बेटे अमृत राय ने। और कलम का मजदूर किसने दिया नाम? वो दिया मदन गोपाल ने। तो ये हो गया इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब आते हैं हम इनकी रचनाओं पे। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी के जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं वो सब मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, याद कराने की कोशिश की है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद या अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये कहानी या फिर ये जो उपन्यास और कहानियाँ वगैरह आगे हैं ये सब आपको याद हो चुकी होंगी। यकीन नहीं आ रहा तो पूरी वीडियो देख लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि इनको सिर्फ अभी जब पहली बार सुनोगे तो कहानी के फॉर्म में सुनना, जैसे कि सिर्फ मैं कहानी बता रहा हूँ और आप लोग सुनते हो। जैसे मूवी होती है ना, तो मूवी हमें क्या होती है कि हमने बचपन में भी कोई मूवी देख रखी होती, वो हमें याद रहती है अभी तक। और अगर कोई चीज़ बोलो जो हमने 1 महीने पहले पढ़ी हो वो हम भूल जाते हैं। वो हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि मूवी को जब हम देखते हैं ना, वो हम एक कहानी होती है, वो एक स्टोरी होती है। तो अगर हम स्टोरी के फॉर्म में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, या फिर अगर हम ट्रिक से पढ़ते हैं, निमोनिक से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये जो जितने भी उपन्यास हैं ये आपको अभी याद हो चुके होंगे। अभी बस आप इनको थोड़ा सा सुनिए, आपको बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। पहले बार सुनिए, दोबारा मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या इसमें रचनाएं हैं। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास है इसके लिए जो स्टोरी है वो सुनिए। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन प्रेमचंद कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे। तो देखो कहानी में क्या आ गया? उपन्यास आ गया ना इस कहानी में। तो ये जो जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी की सारी रचनाएं क्या है? ये सारी की रचनाएं उपन्यास हो जाएंगी। तो एक दिन प्रेमचंद कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे, तभी वहाँ उनकी बेटी निर्मला आई और वो क्या बोली? वो बोली कि पिताजी, आपने अपने प्रेमाश्रम से जो भी मुझे गोदान में दिया था वह मेरे ससुराल वालों ने गबन कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ यह मंगलसूत्र बचा है। अब देखो उसके ससुराल वालों ने क्या कर दिया कि जितनी भी चीज़ें वो अपने मायके से लेके आए उन सबको गबन कर दिया, मतलब उनको बेच दिया है, बेच के पैसे वैसे खा दिए हैं। अब उसके पास सिर्फ मंगलसूत्र बचा हुआ है जो उसके मायके की साइड से या जो उसके पिताजी की तरफ से उसके पास था। और वो बोलती है कि अब मेरे पास सिर्फ ये मंगलसूत्र बचा है और मैंने प्रतिज्ञा ली है। क्या ली है? मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। सदन बोलते हैं घर को, तो घर का एक पर्यायवाची सदन भी है, ठीक है। तो बोलती है कि मैं अब उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। तो तब प्रेमचंद जी ने उसको समझाया कि बेटी अहंकार ठीक नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक दिन प्रेमचंद कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे, तभी वहाँ उनकी बेटी निर्मला आई और बोली कि पिताजी, आपने अपने प्रेमाश्रम से जो कुछ भी मुझे गोदान में दिया था वो मेरे ससुराल वालों ने क्या कर दिया है? गबन कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ यह मंगलसूत्र बचा है और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। मतलब सोचो कि जिस लड़की पे इतनी ज़्यादा विपदा आ रखी होगी कि उसके परिवार वालों ने, मतलब जो उसके ससुराल वाले हैं, उन्होंने उसको इतना परेशान कर दिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो
उस घर में या उस परिवार में दोबारा नहीं जाना चाहेगी। तो प्रेमचंद जी उसको क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हाँ बेटी ठीक है चल मैं बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं बेटी जो तू बोल रही है वो गलत बोल रही है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी उसको समझाते हैं कि बेटी ये अहंकार ठीक नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में बोलती है ना कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊँगा, इस तरीके से। तो प्रेमचंद जी बोलते हैं कि ये अहंकार ठीक नहीं है, तेरा ससुराल तेरी कर्म भूमि है, और यह यह मतलब जो मायका है यह तेरी रंग भूमि है। तो कर्म भूमि उसको मान सकते हैं कि जहाँ पे आप कर्म करते हो या जहाँ पे आपको मतलब अपने कर्म करने हैं, और रंग भूमि उसको मान सकते हो कि जहाँ पे आप खेलते कूदते हो, ठीक है। मतलब रंग मतलब देखो ना, रंग से लगा सकते हो जहाँ पे आप खेलते कूदते हो। तो बचपन में खेलते कूदते कहाँ है, मायके में, या फिर जो घर होता है लड़की का वो मायके में ही खेलती कूदती है, और कर्म भूमि उसकी क्या ससुराल हो जाएगी। वही बोलते हैं कि वो कि तेरा ससुराल तेरी कर्म भूमि है और यह तेरी रंग भूमि है, तो शादी के बाद बेटी को कर्म भूमि में ही रहना पड़ता है। तो ये एक स्टोरी थी। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक बार इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक दिन प्रेमचंद कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे। तो प्रश्न आएगा कि कायाकल्प उपन्यास किसकी रचना है, तो कायाकल्प उपन्यास हो जाएगा प्रेमचंद की रचना। इस स्टोरी में यहाँ पे उपन्यास आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो सारे के सारे क्या है, उपन्यास है। तो कायाकल्प क्या है, कायाकल्प उपन्यास है, और किसका उपन्यास है, प्रेमचंद जी का। क्या बोला मैंने कि एक दिन प्रेमचंद जी कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे, तभी वहाँ उनकी बेटी निर्मला आई। तो निर्मला क्या है, निर्मला उपन्यास है, किसका उपन्यास है निर्मला, निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद जी का। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ध्यान रखो इस बात को, कि जो निर्मला है, अगर सिर्फ प्रश्न आएगा कि निर्मला निम्नलिखित में से किसकी रचना है, और अगर ऑप्शन में प्रेमचंद नहीं होंगे ना, तो इसका आंसर जानते हो क्या होगा, का आंसर होगा मन्नू भंडारी। क्योंकि निर्मला जो है वो मन्नू भंडारी की भी रचना है, लेकिन मन्नू भंडारी की क्या रचना है, जो निर्मला है वो मन्नू भंडारी जी की पटकथा है। तो अगर प्रश्न ऐसे आता है कि निर्मला पटकथा किसकी है, तो उसका आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। और अगर ऐसा आता है कि निर्मला उपन्यास किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा आता है कि निर्मला निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो आपको ना ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में प्रेमचंद है या मन्नू भंडारी है, क्योंकि आंसर दोनों हो सकते हैं। तो जो होगा वही मानना है, और अगर दोनों ऑप्शन में होंगे ना तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा और बोनस के 1 नंबर सबको मिलेंगे। तो निर्मला, तो क्या बोला मैंने कि एक दिन प्रेमचंद कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे, तभी वहाँ उनकी बेटी निर्मला आई और बोली, क्या बोली कि पिताजी आपने अपने प्रेमाश्रम से जो कुछ भी मुझे गोदान में दिया था वो मेरे ससुराल वालों ने गबन कर दिया है। तो किससे, प्रेमाश्रम से। तो प्रश्न आएगा कि प्रेमाश्रम किसकी रचना है, प्रेमाश्रम रचना हो जाएगी प्रेमचंद की, और ये क्या है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। फिर प्रेमाश्रम से जो कुछ भी मुझे दिया था, किस में दिया था, गोदान में, जो कुछ भी आपने मुझे गोदान में दिया था। तो प्रश्न आएगा कि गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की, और क्या है, उपन्यास है। ये बात ध्यान रखना, गोदान में दिया था वो मेरे ससुराल वालों ने क्या कर दिया है, गबन कर दिया है। तो गबन करना मतलब समझते होंगे, ठीक है। तो किसने गबन किया था, तो ससुराल वालों ने गबन कर दिया। तो गबन क्या हो जाएगी, गबन भी उपन्यास हो जाएगा प्रेमचंद का। क्या बोलती है उसके बाद वो, उसके बाद वो बोलती है कि मेरे पास अब सिर्फ यह मंगलसूत्र बचा है, ठीक है। क्या बचा है, अब सिर्फ मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र क्या है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का उपन्यास है, या फिर प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसको पूरा किसने किया था, इनके बेटे अमृत राय ने किया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। तो मंगलसूत्र किसका उपन्यास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेमचंद का। तो वो बोलती है कि मेरे पास अब यह सिर्फ मंगलसूत्र बचा है, और मैंने प्रतिज्ञा ली है, क्या ली है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। तो क्या ली है, मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो प्रश्न आएगा कि प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है, तो प्रतिज्ञा उपन्यास भी हो जाएगा प्रेमचंद जी का। क्या प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। तो देखो सदन है ना, तो सदन से हमें क्या याद करना है, सदन से हमें याद करना है सेवा सदन, ठीक है। तो प्रेमचंद की जो रचना है वो सदन नहीं है, वो बल्कि है सेवा सदन। तो देखो लास्ट में इसमें भी सदन आ रहा और इसमें भी सदन है, तो ऑप्शन देख के तो आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर निकाल ही दोगे, ठीक है। तो सेवा सदन किसकी रचना हो जाएगी या किसका उपन्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेमचंद का। तो क्या बोलती है कि अब मैं उस सदन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। तब प्रेमचंद ने उसे समझाया कि बेटी ये अहंकार ठीक नहीं है, क्या नहीं है ठीक, अहंकार ठीक नहीं है। तो प्रश्न आएगा कि अहंकार किसका उपन्यास है, तो ये हो जाएगा प्रेमचंद का। फिर क्या बोलते हैं प्रेमचंद, फिर बोलते हैं कि तेरा ससुराल तेरी कर्म भूमि है
और यह तेरी, मतलब जो ये माइका है, यह तेरी रंगभूमि है। तो प्रश्न आएगा कि कर्मभूमि किसका उपन्यास है? तो कर्मभूमि उपन्यास हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेमचंद जी का, ठीक है, तो प्रेमचंद जी का हो जाएगा। और फिर आएगा कि रंगभूमि किसका उपन्यास है? तो रंगभूमि उपन्यास भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्रेमचंद जी का। तो ये प्रेमचंद जी के उपन्यास थे, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक और बार सुनना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये इनके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट उपन्यास वगैरह हैं जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये जो एनसीईआरटी वगैरह में है, तो वो है यहाँ पे। अब हम प्रेमचंद जी की कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रेमचंद के उपन्यास याद किए स्टोरी से, इसी तरीके से हम इनकी कहानी भी याद करते हैं। तो कहानी में क्या होता है कि एक दिन प्रेमचंद पूस की रात में पंच परमेश्वर को दो बैलों की कहानी सुना रहे थे। तभी वहाँ उनके बड़े भाई साहब आए, जिनके साथ प्रेमचंद बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे, और वह अब नमक का दरोगा बन गए थे। कौन? वो जो बड़े भाई साहब थे, नमक का दरोगा बन गए थे, इसलिए उनकी शादी किसी बड़े घर की बेटी के साथ हो गई थी। अब देखो, उस जमाने की बात है जब प्रेमचंद जी थे, उस टाइम पे दरोगा, आज की डेट में आप एसआई बन जाते हो तो मतलब क्या हाव भाव बढ़ जाते हैं, ठीक है, कि एसआई बन गए, स्टार लग गए। तो आज की उस टाइम पे जो एसआई होता था, आज के वो एसपी या एसएसपी के बराबर ही आप मान के चल लो। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर उस टाइम पे जा रहा था, तो क्या होगा कि किसी बड़े घर की बेटी के साथ तो शादी होगी। आज की डेट में भी जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनके लिए बहुत रिश्ते आते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े घरों से उनके लिए रिश्ते आते हैं। तो सेम चीज़ था, ठीक है। तो क्या हो गया, इसलिए उनकी शादी किसी बड़े घर की बेटी के साथ हो गई। अब क्या होता है, अब बड़े भाई साहब प्रेमचंद को कहते हैं कि चल बूढ़ी काकी का दूध का दाम चुकाने का वक्त आ गया है। कौन है बूढ़ी काकी? अभी बताऊंगा, ठीक है। बूढ़ी काकी को उनकी सौत ने घर से निकाल दिया है और शराब की दुकान के सामने छोड़ दिया है। जैसे वो ये बोलते हैं, इसके बाद वे दोनों वहाँ गए, कहाँ? जहाँ पे बूढ़ी काकी थी, और बूढ़ी काकी को घर ले आते हैं। तो ये बूढ़ी काकी को बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहो, तो बूढ़ी काकी मना करती है। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन होती है ईदगाह। तो अगले दिन ईदगाह पे प्रेमचंद ने क्या किया, बैंक से लोन लेकर के बूढ़ी काकी को सूरदास की झोपड़ी गिफ्ट की। मतलब किसी मकान का नाम रहता है सूरदास की झोपड़ी, वो गिफ्ट कर देते हैं प्रेमचंद जी बूढ़ी काकी को। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद बूढ़ी काकी काफ़ी खुश हो जाती है और प्रेमचंद से बोलती है कि जब मैं मरूंगी तो मेरे लिए कफन भी तू ही लाना। और फिर बूढ़ी काकी ने प्रेमचंद को उनके द्वारा मानसरोवर पर छुपाए गए गुप्त धन के बारे में बताया। तो बूढ़ी काकी मानसरोवर की यात्रा पे गई थी कभी, तो उनके पास जो गुप्त धन था ना, उन्होंने वही छुपा दिया था, और अभी तक बूढ़ी काकी ने किसी को नहीं बता रखा था। और अब उन्होंने प्रेमचंद जी को बता दिया था, किसके बारे में? जो उन्होंने मानसरोवर में गुप्त धन छुपा रखा था। तो ये स्टोरी है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कहानियाँ होंगी। तो कहानी मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि एक दिन प्रेमचंद पूस की रात में, किसकी रात में? पूस की रात में। तो प्रश्न आएगा कि पूस की रात किसकी रचना है? पूस की रात रचना हो जाएगी प्रेमचंद की, और ये क्या है? ये कहानी है। कैसे याद करोगे कि ये पूस की रात कहानी है या बाकी जो चीज़ें हैं जो रचनाएं हैं वो कहानी है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने उपन्यास पढ़े थे, तो बीच में क्या आया था कि प्रेमचंद एक दिन कायाकल्प उपन्यास पढ़ रहे थे, तो उपन्यास शब्द वहाँ पे आ गया था, इसलिए जितनी भी वो रचनाएं थी वो सारी की सारी उपन्यास थी। तो आपको ये घबराना नहीं है कि उपन्यास कौन है, कहानी कौन है, मिक्स नहीं होगा, अलग अलग दो स्टोरी है, ठीक है, उपन्यास की अलग है और कहानी की अलग। तो एक दिन प्रेमचंद पूस की रात में पंच परमेश्वर को दो बैलों की कहानी सुना रहे थे। देखो आ गया ना कहानी वर्ड, तो इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी क्या है? कहानी है। तो पूस की रात में पंच परमेश्वर को, तो पंच परमेश्वर आपको पता होगा ना कि हर गांव में क्या होता है? पंच होते हैं, तो पंचों को क्या बोलते हैं? पंच परमेश्वर भी बोलते हैं। तो पूस की रात में पंच परमेश्वर को दो बैलों की कहानी सुना रहे थे। तो प्रश्न आएगा कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है, ये बहुत फेमस कहानी है प्रेमचंद जी की, ठीक है। तो पंच परमेश्वर को क्या कर रहे थे प्रेमचंद जी? पूस की रात में दो बैलों की कहानी सुना रहे थे। तो प्रश्न आएगा दो बैलों की कहानी किसकी रचना है? ये हो जाएगी प्रेमचंद की। तो तभी वहाँ क्या होता है, तभी वहाँ उनके बड़े भाई साहब आए, ठीक है। कौन आए? बड़े भाई साहब। तो प्रश्न आएगी बड़े भाई साहब किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद की रचना हो जाएगी, और ये क्या है? कहानी है। तो तभी वहाँ उनके बड़े भाई साहब आए, जिसके साथ प्रेमचंद बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे। तो प्रश्न आएगा कि गिल्ली डंडा किसकी कहानी है? तो ये भी हो जाएगी प्रेमचंद की। और अब वो नमक का दरोगा बन गए थे। कौन बन गए थे? नमक का दरोगा। बड़े भाई साहब क्या बन गए थे? नमक का दरोगा। तो प्रश्न आएगा कि नमक का दरोगा किसकी कहानी है? तो ये हो जाएगी क्या?
प्रेमचंद की कहानी। ध्यान रखना सारी की सारी कहानियाँ हैं। अब वो नमक का दरोगा बन गए थे, तो इसलिए उनकी शादी किसी बड़े घर की बेटी के साथ हो गई थी। किसके साथ हो गई थी? किसी बड़े घर की बेटी के साथ। तो प्रश्न आएगा कि बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है? तो बड़े घर की बेटी किसकी कहानी हो जाएगी? प्रेमचंद की कहानी। अब उसके बाद बड़े भाई साहब क्या करते हैं? बड़े भाई साहब प्रेमचंद को कहते हैं कि चल, बूढ़ी काकी का दूध का दाम चुकाने का वक्त आ गया है। किसका? बूढ़ी काकी का। तो प्रश्न आएगा कि बूढ़ी काकी किसकी कहानी है? तो बूढ़ी काकी कहानी हो जाएगी प्रेमचंद की। तो बूढ़ी काकी के दूध का दाम चुकाने का वक्त आ गया है। किसका वक्त आ गया है? दूध का दाम चुकाने का। तो प्रश्न आएगा कि दूध का दाम किसकी रचना है? तो दूध का दाम रचना हो जाएगी प्रेमचंद की। ठीक है, और ये क्या है? ये भी एक कहानी है। तो दूध का दाम चुकाने का वक्त आ गया है। बूढ़ी काकी को उनकी सौत ने घर से निकाल दिया है। तो जब प्रेमचंद बोलता होगा कि हाँ भाई क्या हो गया, क्यों वो ऐसा बोल रहा है कि दूध का दाम चुकाने का वक्त आ गया है, तो ये बताते हैं प्रेमचंद को उनके बड़े भाई साहब कि उनकी सौत ने, किसने? बूढ़ी काकी की सौत ने उनको घर से निकाल दिया है। सौत मतलब समझते हो ना, मतलब हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ होती है। मतलब अगर किसी आदमी की दो पत्नियां हैं तो वो दोनों पत्नियां आपस में सौतन कहलाती हैं, और जिसको सौत भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो उनकी सौत ने उनको घर से निकाल दिया है। तो प्रश्न आएगा कि सौत किसकी कहानी है? तो ये कहानी हो जाएगी प्रेमचंद की। और सौत ने जब घर से निकाल दिया है तो कहाँ पे छोड़ दिया है? देखो, बूढ़ी काकी बहुत बूढ़ी है और सौत जो है वो थोड़ा यंग है, तो उनको घर से निकाल करके शराब की दुकान पे छोड़ दिया है। ठीक है, किस पे? शराब की दुकान। तो प्रश्न आएगा कि शराब की दुकान किसकी कहानी है? ये भी हो जाएगी प्रेमचंद की। इसके बाद वे दोनों वहाँ जाते हैं, कहाँ पे? वो जो शराब की दुकान पे थे, और बूढ़ी काकी को वो एक घर ले आते थे। अब वो बूढ़ी काकी को बोलते हैं कि हमारे साथ रहो, तो बूढ़ी काकी जब मना करती है, नहीं रहती है कि मेरे को अकेले ही रहना है, तो प्रेमचंद फाइनली क्या करते हैं? तो प्रेमचंद अगले दिन क्या होता है? ईदगाह पर। अगले दिन क्या थी? अगले दिन थी ईदगाह। तो प्रश्न आएगा कि ईदगाह किसकी रचना है? ईदगाह रचना है प्रेमचंद जी की। तो अगले दिन ईदगाह पर क्या करते हैं प्रेमचंद? बैंक से लोन लेकर बूढ़ी काकी को सूरदास की झोपड़ी गिफ्ट करते हैं। तो बैंक से लोन से हमें क्या याद रखना है? बैंक का दिवाला। तो बैंक बैंक आ रहे हैं ना, बस हिंट चाहिए होता है हमें ऑप्शन को टिक करने के लिए। पूरी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक हिंट चाहिए और आपका क्वेश्चन सही चले जाएगा। तो बैंक से क्या याद रखेंगे? बैंक से के लोन से बैंक का दिवाला। तो बैंक का दिवाला किसकी कहानी है? ये भी हो जाएगी प्रेमचंद की। तो बैंक का दिवाला या बैंक से लोन लेकर के बूढ़ी काकी को सूरदास की झोपड़ी गिफ्ट की। क्या की? सूरदास की झोपड़ी गिफ्ट। तो प्रश्न आएगा कि सूरदास की झोपड़ी किसकी रचना है? तो सूरदास की झोपड़ी रचना हो जाएगी प्रेमचंद की। और ये किस प्रकार की रचना है? ये क्या है? ये कहानी है जिससे बूढ़ी काकी खुश होकर प्रेमचंद से बोली कि जब मैं मरूंगी तो मेरे लिए कफन भी तू ही लाना। मतलब इतनी खुश हो गई थी कि मेरे लिए कफन भी तू ही लाना, ये बोल गई। तो कफन किसकी कहानी है? कफन जो कहानी है वो है प्रेमचंद की। और मैंने क्या कहा था? प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है कफन। तो अब बोलती है कि वो मेरे लिए कफन भी तू ही लाना। फिर बूढ़ी काकी ने प्रेमचंद को उनके द्वारा मानसरोवर पर, ठीक है, मानसरोवर पर छुपाए गए गुप्त धन के बारे में बताया। कहाँ पे? मानसरोवर पर। तो प्रश्न आएगा कि मानसरोवर किसकी रचना है? ये प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। और किस प्रकार की रचना है? ये कहानी है। और मानसरोवर पर छुपाए गए गुप्त धन के बारे में बताया। ठीक है, तो गुप्त धन किसकी रचना हो जाएगी? प्रेमचंद की। और ये क्या है? ये कहानी है। तो दोस्तों हमने प्रेमचंद के जो उपन्यास है वो भी पढ़ लिए, उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं वो भी पढ़ लिए। तो अब प्रेमचंद ने कुछ नाटक लिखे हैं, इंपॉर्टेंट नाटक, तो मैं अभी आपको उनको स्टोरी के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं नाटकों को। तो नाटक में क्या होता है कि जो नाटक की स्टोरी है वो सुन लीजिए कि प्रेमचंद ने प्रेम की बेदी पर संग्राम सिंह तथा करबला की शादी के नाटक को सबके सामने खोल दिया। तो मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर का नाम है संग्राम सिंह, ठीक है, और एक कैरेक्टर का नाम है करबला। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों शादी करने का नाटक कर रहे थे, मतलब झूठ मूठ में नाटक कर रहे थे ये दोनों। इनको वास्तविक रूप से कोई शादी नहीं करनी थी, बस ये नाटक कर रहे थे। तो प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेम की बेदी पर, प्रेम की बेदी क्या होता है? प्रेम की बेदी को आप मंडप मान सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मंडप में फेरे लेते हैं ना, तो उसका प्रेम की बेदी मान सकते हो। तो स्टोरी क्या है कि प्रेमचंद ने प्रेम की बेदी पर संग्राम सिंह तथा करबला के शादी के नाटक को सबके सामने खोल दिया। तो इस स्टोरी में आपको ये देखना है कि नाटक पहले से आ रहा है। तो नाटक आ रहा है तो यानी कि इसमें जो 2-3 रचनाएं हैं वो क्या है? वो नाटक है। वैसे तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते थे नॉर्मली, बट चलो कोई नहीं, अगर वैसे याद करना होगा तो वैसे कर देना, और अगर इस फॉर्म में याद कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या बोला मैंने? प्रेमचंद ने
प्रेम की बेदी पर। प्रश्न आएगा कि प्रेम की बेदी किसकी रचना है, तो प्रेम की बेदी रचना हो जाएगी प्रेमचंद की। आगे नाम में प्रेम आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि प्रेमचंद की बेदी किस प्रकार की रचना है, या फिर प्रेमचंद के द्वारा लिखित गई रचना प्रेम की बेदी किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी उपन्यास है, ऑप्शन सी नाटक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेम की बेदी क्या है, ये क्या है, ये एक नाटक है प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद ने प्रेम की बेदी पर संग्राम सिंह तथा करबला के शादी के नाटक को सबके सामने खोल दिया। किसके खोला था, संग्राम तथा करबला के। तो प्रश्न आएगा कि संग्राम किसकी रचना है, ये प्रेमचंद की हो जाएगी, और ये क्या है, ये नाटक है। उसी प्रकार से करबला भी प्रेमचंद का नाटक है, ठीक है। करबला के शादी के नाटक को सबके सामने खोल दिया। तो बस नाटक सिर्फ 3 ही नाटक है प्रेमचंद के, एक हो गया प्रेम की बेदी, एक हो गया संग्राम, और एक हो गया करबला। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ईज़ी से ईज़ी तरीके से आपको ये टफ़ टॉपिक जो होता है, रचनाओं का टॉपिक जो बहुत टफ़ होता है, इसको मैं याद करवाऊँ। अगर आपको इसी तरीके से बाकी जो रचनाओं की वीडियो भी चाहिए तो आप इस वीडियो को अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मुझे इस सीरीज़ को यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं मतलब इतनी मेहनत से अगर बना रहा हूँ, स्टोरी बना रहा हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हो या आप लोगों को पता ही नहीं है। कई बार ये होता है ना कि अब देखो, क्योंकि ये बडिंग यूट्यूब चैनल है तो लोगों को पता ही नहीं है कि यार कि इस तरीके से भी किसी ने रचनाओं को याद करवाया है या करवाने की कोई कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।